बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब आज खबर में ये पढ़ा सर रोमा, कल हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू की कि लाहौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि मसनूई तरीके से बारिश बरसाने का एहतमाम किया जा रहा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जहाज के जरिए बारिश बरसाई जाएगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर पोल्यूशन में कुछ कमी लाई जा सके। किन इलाकों में होगी, मतलब स्पेसिफिकली लाहौर में होगी, लाहौर शहर में या और भी दीगर शहरों में? हमें लाहौर में चूंकि ज्यादा है पोल्यूशन, तो लाहौर ही में होगी अभी तो। खर्चा बहुत होगा फिर। हाँ लेकिन क्या किया जाए, इसका लेवल इतना ज्यादा ऊंचा हुआ है कि वो बचना जरूरी है। वो हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है, वो तो मौज कर रहा है इस्लामाबाद में, ऐसी कोई चीज नहीं है। हरमीत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो मौसम उसी तरह, अगर पूरे दिन की बात करें तो साफ और शफाफ और हल्की हल्की धूप और हवाएं तो चलती रहती है। बट ये है कि लाहौर के बारे में जब हम देखते हैं वीडियोस और न्यूज़ में देखते हैं तो हैरानी होती है कि इस किस्म की जो स्मोक फैली है तो जाहिर बात है बीमारी भी बढ़ रही है। और रोमा ने कहा कि खर्चा तो ऐसे में खर्चा तो होना ही है ना भैया, वैसे लोगों से ज्यादा खर्चा हॉस्पिटल में हो रहा है तो कम से कम हुकूमत को भी साथ देना चाहिए। तो बहरहाल जी, कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की बहुत सी खबरें मीडिया की भी जीनत बनी थी, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स की भी जीनत बनी थी, बट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। वो बातें सिर्फ बातों की हद तक रह जाती हैं। सो इस दफा भी देखना ये कि ये कहा जा रहा है तो क्या मसनूई तरीके से बारिश बरसाई जाती है या नहीं बरसाई जाती है? करना पड़ेगा, इस दफा करना इसलिए पड़ेगा कि जितना लेवल इस वक्त हवा में आलूदगी का है वो इतना शायद पहले कभी भी नहीं हुआ। हर साल गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है। कल हमाद नकी खान साहब से हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो अवामिल हवा में आलूदगी को शामिल करने का मूजब बन रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे गाड़ियों का धुआं है। और गाड़ियों के धुएं की वजह पेट्रोल नाकिस होना है, उसके बारे में उन्होंने बात की। तो बिल्कुल सही बात है। अब आलूदगी अगर इस कदर ज़्यादा है तो फिर हल यही है कि यहाँ पे बारिश बरसाई जाए और शायद कुछ अरसे बाद फिर दोबारा बरसानी पड़े। उसकी वजह यह है कि एक बारिश से तो काम नहीं चलेगा, एक बारिश से कुछ मिट्टी बैठ जाएगी। बहरहाल हरमीत की बात भी सही है, लोग बीमार हो रहे हैं, नाक कान गला इसकी अमराज जो है इनमें तेजी से इजाफा हो रहा है। और मुझे बहुत लोग मिले कल जो एक फ्लू उनको हुआ हुआ है, कई तो ऐसे थे जिन्होंने फ्लू शॉट लगाया है, उसके बावजूद फ्लू हुआ है उनको। और सब ज्यादातर हम देखें तो बच्चे जो स्कूल जाते हैं सुबह सुबह तो उनके लिए वो फिर ज्यादा उनको वालिदैन भी परेशान, टीचर भी परेशान, और बच्चे जो है बीमारी हम देख रहे हैं कि उनमें ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में जितने भी जल्दी हो सके हुकूमत अगर कोई ना कोई इकदाम उठाए, सिर्फ ऐलानात तक नहीं, जो रोमा ने बात की, अमली तौर पर कोई इकदाम होंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों को बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ मैं यहाँ पर हरमीत, आपने जो कल हमें लोक विरसा की सैर करवाई, बहुत अमेजिंग, बहुत जबरदस्त, बट दो गिले रह गए, वो मैंने कल भी किए थे, आज दोबारा से दोहरा दूं कि वो जो केपीके का लिबास था और आपने कहा कि आप मुझे खरीद के देंगे मेरे पैसों का, ये आपने बहुत गलत बात की। मैं इस पर आपसे काफी ज्यादा नाराज हूँ। फिर एक और आपने कहा कि जी ये ऑयल पैसों से खरीदने का मजा ही कुछ और होता है ना, इसलिए देखा गलत बात कहती है तो मैंने कहा आपके ही पैसों से खरीद लेंगे आपके लिए, आप हमारी मेहमान होंगी तो ये गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। यही मैं सुनना चाह रही थी। वेरी गुड। खैर, हम अब अपने नाज़रीन को वेट नहीं करवाएंगे, टॉप स्टोरीज आज की शेयर कर लें। डेली डोज के साथ आगाज, उसके बाद गुज़िश्ता रोज एक अहम मामला सामने आया था। सर आप बताएं ना, मामला क्या था? मामला जो था, राना शमीम साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक एफिडेविट बयान हलफी जमा करवाया और उसमें उन्होंने कहा कि एक जगह वो चाय पीने बैठे हुए थे और वहाँ पे साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मौजूद थे। ये 2018 से पहले की इलेक्शन से ज़रा पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉल की लाहौर एक हाई कोर्ट के साबिक जज को और उनको ये कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जमानत नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार रखा जाए। तो ये बड़ा मामला जो है ये इसने हलचल मचाई हुई है। जो ऑपोजिशन है वो तो बिल्कुल तेज बैठी हुई है इस बात के ऊपर, बयानात बड़े सख्त हैं उनके, और वो कह रहे हैं हमें पहले से पता था कि ये तमाम मामला जो है ये गड़बड़ है, जानबूझ के मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बारे में इस तरह की चीज़ें की गई, ऐसे मुकदमात बनाए गए पहले तो, फिर उनके फैसले किए गए।
जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको सजा मिल सके। तो ये बड़ा मतलब अब है इस मामले की इन्वेस्टिगेशंस का भी जिक्र किया जा रहा है, एक तरफ ये भी बात कही जा रही है कि क्या हो सकता है कि नून लीग की अपनी साजिश हो। खैर, इस पर हम तफसीलन आगे चलकर डिस्कशन भी करेंगे। अगली स्टोरी हमारे पास जनाब ये होगी कि इंतखाबी इस्लाहात पैकेज पर अब इत्तफाक राय हो पाएगा या नहीं। कल जो है एक्सपेक्टेड है मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का और उसमें कानून साजी भी इस हवाले से की जाएगी और भी मुख्तलिफ पहलू देखे जाएंगे। सो क्या हुकूमत जो है वो अपोजिशन को कायल कर पाएगी, अपने साथ मिला पाएगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी, ये चीज़ किस हद तक कामयाब होगी, इस पर भी हमने डिस्कशन करनी है। और एक और बहुत अहम टॉपिक आज का हमारा ये होगा कि बच्चों में हम आजकल देख रहे हैं बहुत से नेगेटिव बिहेवियर्स पाए जा रहे हैं। झूठ बोलना, चिड़चिड़ापन बहुत होना, स्टबरनेस बहुत ज्यादा होना। जो बात हमने कह दी, जिद, हाँ, ऐसी जिद के जिसकी कोई हद नहीं। मैं कई दफ़ा मैंने देखा है कि आप शॉपिंग मॉल में या बाजारों में गए हैं, बच्चा कोई जिद कर रहा है और करते करते ज़मीन पे लेट गया, ज़मीन पे लेट के उसने कपड़े अपने मलिया मेट कर लिए, माएँ परेशान, बाप परेशान। ये इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। फिर लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए फिट पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन का आगाज किया गया है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आखिर में सर, तामीराती मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कल मैं ये खबर भी पढ़ रही थी कि अब घर बनाना एक आम आदमी का शायद ख्वाब ही रह जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट 70% जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सो इस पर भी हमने डिस्कशन आज करनी है। डेली रोज के साथ बिल्कुल डेली रोज में सबसे पहले हमारे पास स्टोरी जनाब, पहली बार एक मुस्लिम लड़की है जिसका नाम इवान वेलानी है। 16 ईयर्स इसकी एज है और अमेरिकन वेब सीरीज मिस मार्वल के नाम से उसमें ये मेन कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रही है। बहुत ज़बरदस्त बात है। इससे पहले मुख्तलिफ अमेरिकन ड्रामाज में मुख्तलिफ कैरेक्टर ये लड़की जो है वो निभाती रही है। और इस सीरीज में, वेब सीरीज में, क्योंकि आजकल वेब सीरीज का बहुत ज़्यादा रुझान है, सो इसमें इसका कैरेक्टर थोड़ा सा इस तरह से है कि लड़की को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिखाया हुआ है और ये लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। जो लोग मुख्तलिफ चीज़ों में स्टक होते हैं, किसी ना किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, उनको हेल्प आउट करती है। और एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो मिस मार्वल वेब सीरीज, अमेरिकन वेब सीरीज है, ये विंटर्स 2022 यानी कि जनवरी फरवरी में रिलीज हो जाएगी। और इसका एक मुख्तसर सा टीजर भी जारी हुआ है जो अभी आप इस वक्त विजुअल्स में देख रहे हैं। हरमीत से कमेंट ले लें। इसमें लोगों को नमाज पढ़ते भी दिखाया गया है। और जी रोमा, बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी कंट्री में या आप, जारी बात है, फख्र तो आपको होता है कि आपकी कौम का एक बंदा निकल के इतनी अप्रोच उनको हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे सबके लिए फख्र की बात है कि हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो जिस तरह आगे चल रही हैं। और हॉलीवुड की इंडस्ट्री में नाम बनाना, रऊफ साहब को ज्यादा पता है इस बारे में कि बहुत ही कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम मुख्तलिफ जो मॉर्निंग शो में डिस्कशन करते हैं मुस्लिम के हवाले से, फिर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, वो चीजें भी जब सामने आ जाती हैं तो थोड़ा बहुत दुख भी होता है। लेकिन ऐसे में कि आप अपनी मेहनत और लगन की वजह से एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो उसको जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं इसमें एक ऐड कर दूं थोड़ी सी चीज। एक कल मैं इसको ऐड करना चाह रहा था, आगे चल के आइंदा होने वाले दिनों में इस पे बात भी करेंगे कि एक तरफ तो ये है कि ये जो मार्वल सीरीज या इस तरह के बनाने वाले हैं, सुपरमैन, सुपर वुमन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और पता नहीं क्या क्या किस्म के, तो उसके ऊपर रिडले स्कॉट एक बहुत बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म थी ग्लैडिएटर्स, मशहूर फिल्म जिस पे उनको एकेडमी अवार्ड भी मिला था। रिडले स्कॉट ने उसके अलावा भी बहुत शानदार फिल्में बनाई हुई हैं। एम्पायर ऑफ हेवन उनकी बड़ी शानदार फिल्म थी जो सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से बनाई गई। तो रिडले स्कॉट ने कल ये कहा कि ये जितनी भी मार्वल सीरीज वगैरह टाइप की फिल्में हैं ये अच्छी नहीं है, बहुत बुरी होती हैं। ठीक है। तो अब एक तरफ आम तमाशाई हैं देखने वाले, उनके शायकीन का शौक, और दूसरी तरफ आर्ट फिल्म या बहुत बड़े बजट से आला फिल्में बनाने वाले रिडले स्कॉट जैसे लोग। उससे पहले भी एक दो डायरेक्टर अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर चुके हैं कि फिल्में अच्छी नहीं होती, ये मतलब इसमें शो तो बड़ी होती है लेकिन कहानी नहीं होती। तो अब देखो ये जो है आपने बताया ये वेलानी की जो फिल्म है
ये कहानी के एतबार से कैसी होगी ये देखने वाला हमें वक्त इसके बताएगा। लिए विंटर्स 2022 का इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ही मंथ्स बाकी रह गए हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट है इसलिए ज्यादा स्टोरीज हमें कवर करनी है। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जनाब ये है कि गैर मुल्की आज़मीन को उम्रा परमिट की आसानी के लिए अब सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब ने मोबाइल फोन ऐप मुतारिफ करवाई हैं। दो तरह की एक ऐप है जिसमें से एक ऐप का नाम तवक्कलना है। इससे पहले आपको करना क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम कदूम है, इस पर आपको खुद को रजिस्टर करवाना होगा, जिसके बाद आप इन ऐप्स को बासानी गूगल प्ले स्टोर से या अगर आपके पास आईफोन है तो वहां उसके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इन ऐप पर उम्रा परमिट के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर वो उसका जो भी आगे प्रोसीजर होगा, सो ये लोगों की ईज के लिए, आजमीन की ईज के लिए ये दोनों ऐप्स को मुतारिफ करवाया गया है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी एज वी ऑल नो 2 दिन पहले T20 वर्ल्ड कप का जो ताज था, जो चैंपियन था, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया बना और उन्होंने बड़े डिफरेंट तरीके से अपनी जो जीत थी उसका जश्न मनाया। और इसमें कुछ मनाजिर बड़े अजीब व गरीब से देखने में आए जिसको ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स तो इस वक्त आप देख रहे हैं विजुअल्स में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बट एज अ व्यूअर मुझे थोड़ी सी कोफ्त सी हो रही थी कि ये क्या है। अंदाज कुछ यूं था कि जनाब हरमीत जरा विजुअल्स आप भी देखें कि मैथ्यू वेड एक ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर हैं, वो इंतहाई जोश में थे उस टाइम और उन्होंने जोश में क्या किया कि अपना जूता उतारा, उसमें मशरूब डाला और फिर उसको पिया और उनको देखते देखते बाकी प्लेयर्स भी वहां पे जो मौजूद थे उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया। सो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। आप पता नहीं जोश में थे कि बेहोश थे, होश में नहीं थे, मतलब ये कम से कम पता चल रहा है। लेकिन यह है कि हरकत अजीब जूते चाटने से तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा आप पहुंच जाते हैं ऊपर तक, लेकिन ये जूते में ये समझ ये लॉजिक की समझ नहीं आ रही है। सो मुझे बड़ी हैरानी हुई, हम तो जूते में मशरूब पीना, बहरहाल उनका जूता उनकी मर्जी, क्या कह सकते हैं भाई। हाँ, उनका जूता उनकी मर्जी। वैसे वो हरमीत ये अजीबोगरीब चीजें जो है ना ये हर जगह हो रही हैं। कल मैं खबर पढ़ा था हिंदुस्तान में एक रियासत के वज़ीर आला ने ये कहा कि अगर गाय के गोबर और उसके पेशाब से सुसु से प्रोडक्ट्स बनाए जाएं तो हिंदुस्तान बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। तो वो मूत्र विसर्जन सर, मूत्र विसर्जन, हाँ उस तरह की वेरी स्ट्रेंज, मतलब लेकिन फिर भी जिसका जो अकीदा जिसकी मैथ्यू वेड वही हैं जिन्होंने शाहिनशाह अफरीदी को 3 छक्के लगाए थे। इनका कैच ड्रॉप हुआ था, हसन अली का, ये विकेट कीपर है उनके। तो अजीबोगरीब हरकत की है, अजीबोगरीब हरकत है। बट हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे और अगली स्टोरी जनाब हमारे पास ये है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है, इसके विजुअल्स भी बड़े खूबसूरत हैं। न्यूयॉर्क में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, बट हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर अचानक से एक बत्तख आन पहुंची जिसने रेड कलर के शूज पहने हुए थे और उसने भी इस रेस में पार्टिसिपेट किया। ये देखें आप इस वक्त ये बत्तख जो है वो चलती हुई, रिंकल इसका नाम है बाय द वे, और ये कितनी क्यूट लग रही है कि ये मुख्तलिफ जो एथलीट्स हैं उनके साथ ये रन मतलब दौड़ में लाइक पार्टिसिपेट कर रही है, दौड़ लगा रही है, बड़े मजे की है। हरमीत हाँ मजे किए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर दौड़ लगा के और मजे की लग रही है, और जो वीडियो जिसने बनाई है बड़ी कमाल की बनाई है भाई। हाँ। तो बहुत क्यूट है, और आइडिया जिसका था वो भी बड़ा जबरदस्त था, बिकॉज इसके लिए ऑब्वियसली ये स्पेशल रेड कलर के शूज जो हैं वो डिजाइन किए गए होंगे, तो ये बड़ी मजे की चीज थी। और ये फुटेज इस वक्त आप देख भी रहे हैं, इंतहाई क्यूट ये वीडियो है। खैर नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी के लिए हमें करना है हरमीत का रुख, बिकॉज डिटेल्स हरमीत के पास हैं, ज्यादा बेहतर हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, शांगला और कोहिस्तान के कुछ बासी हैं जिन्होंने हुकूमत से अपील की है। अपील क्या की है हरमीत, आप बताइएगा। अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो जो ये रूट है सी पैक का बना हुआ है उसमें ज्यादातर ये शांगला, थाकोर, ये जितने भी इलाके हैं, डसू, कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों के लिए रसाई का एक बेहतरीन जरिया बन चुका है, बड़े आसानी से आप पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिफोर 2 वीक्स जब वहां के कुछ लोगों के पैगामात मुझे मिले थे, फिर जब मैं वहां पे गया था तब भी लोगों के जो शिकवे शिकायतें थी कि जो कुज़बांडा एरिया है वहां पे हमने देखा कि क़यामत वाम के हवाले से NHA ने तो
तामीराती कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स बनाई है, इस तरह हरीपुर के एरिया में बनी हुई है, लेकिन जो अभी तक इसकी बिडिंग भी हो चुकी है। मेरे कुछ NHA के जराये से जो बातचीत हुई तो इसमें कोई शक नहीं कि मुराद सईद साहब जो वफाकी वजीर है, उनका काम भी जितनी भी उसकी तारीफ की जाए इस इलाके के हवाले से बहुत कम है। लेकिन साथ साथ अगर हम बिडिंग की बात करें, 3 दफा इसकी बिडिंग हो चुकी है, अब लास्ट टाइम भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसको फहाल नहीं किया गया, आवाम के लिए खोला नहीं गया। तो जो सैर सपाटे के लिए लोग जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की ओर जाते हैं, वो ये शिकवा करते नजर आते हैं कि क्योंकि जो हर 40 किलोमीटर के बाद ये क़यामत आम के ये जो एरिया बना होता है, रिफ्रेशमेंट के सेंटर्स बने होते हैं, तो वहां पे लोग उतरते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, खाना पीना, क्योंकि आगे गिलगित बल्तिस्तान के लिए आपने निकलना होता है या कोहिस्तान की तरफ जाना होता है, शागला की तरफ जाना होता है। तो यहां से उनकी जानिब से ये गुजारिश की गई है कि इतनी सहूलियात दी गई है, तो बहरहाल ये जो एक बहुत बड़ी सहूलत है ये आवाम के लिए ये खोल दी जाए, क्योंकि लोगों को तकलीफ का सामना है, खवातीन खासकर जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, उनको तकलीफ का सामना है। तो हमारी एक काविश, हमारी कोशिश है कि ये जो पैगाम है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक और वफाकी वजीर मुराद सईद साहब तक और NHA के जो अहकाम है उन तक पहुंचा जा सके, ताकि अगर बिडिंग हो चुकी है तो इसको क्यों फाल नहीं किया जा रही है, एक सवाल है। और ये वहां के शहरी, वहां के बासियों की रिक्वेस्ट थी। तो बहरहाल हमने सोचा कि हम शेयर करें इस गुजारिश को उनकी और आगे तक लेके जाए। और मैं समझता हूं कि जब इतनी सारी चीजें फाल हो चुकी है, सो 2 जो स्टेशन है इस पे क्यों अभी तक इसको रोका गया है, क्या वजूहात है, वो वजूहात बहरहाल वो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन कोशिश ये है कि इस चीज को जल्द अज जल्द जो है इसकी बहाली की जाए। हरमीत, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रोड है इसके ऊपर ट्रैफिक कितना ज्यादा है और फासला कितना ज्यादा है, और दरमियान में 2 आपने कहा कि पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फॉल नहीं है अपने, तो ये फासला काफी ज्यादा है जिसकी बुनियाद के ऊपर जाहिर है लोगों को रास्ते में रुकना होता होगा। रूस साहब, अगर हम देखें जो पिंडी से या इस्लामाबाद से जिस सवारी ने जाना होता है, अपने इलाके की तरफ जिस मुसाफिर ने जाना होता है, तो उमूमन हम देखते हैं कि वो स्टे करते हैं। जो लाहौर से आते हैं तो वो हरीपुर की जगह में स्टे करते हैं। फिर हरीपुर से अगर हम देखें तो कम से कम ये 1-2 घंटे से जायद का जो है वो सफर बनता है कुजा बांडा तक। तो वहां पे अगर नॉर्मली ये होता है कि जो कुजा पांडा लोग जाते हैं तो वहां से गिलगित बल्तिस्तान की ओर जाते हैं, या डसू, कोहिस्तान या दीगर ऐसे इलाके हैं शांगला के जो बहुत दूर दराज इलाके हैं, तो वहां पे उमूमन स्टे किया जाता है। खवातीन उतरती हैं, बच्चे उतरते हैं, खाने पीने के हवाले से वॉशरूम यूज किए जाते हैं। बट ये जो है एरिया, यहाँ पे ज्यादातर शिकायत है लोगों की मिल रही है हमें, ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के, और जो सयाह, बहुत बड़ी तादाद है सयाहों की जो इस तरफ से गुजरते हैं। और एक और चीज अगर हम बात करें, जो एक फासला था जिस शहरा रेशम की हम बात करते थे, तो ये जो सीपेक का ये नया रूट यहाँ से गुजरा है, तो उससे ये हुआ कि आपका जो सफर था उसमें भी काफी वो आपको जो दुश्वारियां थी, जो मुश्किलात थे, उसमें आसानी अब हो गई है। आप आराम से अपने एरिया तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है, जो कंसर्न है वहां के मुकामी लोगों का, और उनका ये गिला भी है कि भाई सारी चीजें होने के बावजूद इस पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो क्यों नहीं किया जा रहा है, ये उनका सवाल है। और बहरहाल हमारा भी वहां से जाना होता है। बिल्कुल ठीक, आपने बात की, ये एक मैसेज था लोगों का जो हमने अपने इस पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हुकूमत तक पहुंचा दिया है। वी होप कि अब इस पर कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जाएगा। मेरे ख्याल में अभी हम शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, सो आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कानून साजी से मुतल्लिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब किया जाएगा, यानी कि बुध के रोज तलब किया जाएगा। और इस इजलास के मौके पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से मुतल्लिक जितनी भी कानून साजी है वो की जाएगी। बिल पेश किए जाएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेवेंट, और साथ ही साथ जो EVM का मामला है और इसके साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है उनको वोट का हक देने से मुतल्लिक जो मामला है इस पर भी कानून साजी होगी। तो हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है, गुज़िश्ता रोज देखा गया कि फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि EVM के हवाले से इत्तेहादी जमातों के जितने भी रिजर्वेशंस थे उनको दूर कर दिया गया है। अब इंतखाबी इस्लाहात पैकेज पर इत्तफाक राय हो पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल खान साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन किस हद तक पाबंद होगा इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करने में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू पाकिस्तान। और बात यह है कि एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन रिफॉर्म की मंजूरी की जब हम बात करते हैं तो ये आप दिल में और जहन में बिल्कुल क्लियर कर लें कि इलेक्शन कमीशन तब इलेक्शन कमीशन है जब वो एक न्यूट्रल एम्पायर है। अगर वो न्यूट्रल नहीं है, इफ इलेक्शन कमीशन इज ए पार्टी देन इट इज नॉट अंपायर। देखिए, अंपायर उसको कहते हैं जो दो टीमों के दरमियान एक मुंसिफ होता है, विसल बजाता है कि आप फाउल कर रहे हैं। आपने फुटबॉल में देखा है और आपने हॉकी में देखा है कि वो उनको ग्रीन कार्ड दिखाते हैं, फिर येलो कार्ड दिखाते हैं, फिर रेड कार्ड भी दिखाते हैं, तो वो होता है एम्पायर। लेकिन अगर अंपायर इफ ही बिकम्स अ 12th प्लेयर, वो किसी टीम का हिस्सा बन जाए, तो वो या तो आप एम्पायर हो सकते हैं और या फिर आप एक पार्टी हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी न्यूट्रल। इट लुक्स टू बी न्यूट्रल, इट परफॉर्म लाइक ए न्यूट्रल एम्पायर। एक बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आपके साथ ये मेरे बड़े फेवरेट बंदे बैठे हैं और हकीकतन अल्लाह इनकी हिफाजत करे। मैं पहली दफा इनके साथ मेरे ख्याल में टीवी शो में आ रहा हूँ, तो मैं आप दोनों से पूछता हूँ, बल्कि तीनों से पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इलेक्शन प्रोसेस में आपको कब और कहां पे गलती नजर आती है। वो तब होती है जहां जहां ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है। ह्यूमन फैक्टर कहां इन्वॉल्व है? आपने वोट तो डाला, लेकिन वोट काउंट किए किसने? प्रिजाइडिंग अफसर ने। तो प्रिजाइडिंग अफसर इंसान भी है, उसके साथ पेट भी लगा हुआ है और वो किसी हेडमास्टर भी है, तो वो मनी, माइट और मसल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो वही वहां पे वोट जितने डले हैं वो लिखेगा वो जो उसको कोई पावरफुल बंदा कहेगा। तो पहली बात ये कि यहाँ पे ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो किसी से डरता वरता नहीं है, उसमें वही चीज आएगी जो आपने वोट उसमें डाले। एक बात। दूसरी बात ये कि फिर एक सेकंड सर, अभी वापस आते हैं आपकी तरफ। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं एक लिहाज से देखा जाए तो। उसकी वजह ये है कि इतना ज़्यादा आपस में झगड़ा पड़ गया है ऑपोजिशन का, गवर्नमेंट का और उसके साथ इलेक्शन कमीशन का। यानी एक तरह से देखा जाए तीन फरीक बने हुए हैं। एक गवर्नमेंट है जो मानने को तैयार नहीं है, किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है जो ईवीएम है उसको। ऑपोजिशन है वो किसी भी सूरत में मानना नहीं चाह रही। और इलेक्शन कमीशन है वो भी अभी तक तो सेटिस्फाइड नहीं थे ईवीएम के ऊपर। अब यह है कि उनको एक उन्होंने दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन मांगी थी, वो डेमोन्स्ट्रेशन उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो हुकूमत ने ये सोचा कि बेहतर तरीका यही है कि इसको पार्लियामेंट के जरिए इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। पार्लियामेंट के जरिए भी, बट जिस तरह से इत्तेहादियों के रिजर्वेशंस दूर कर दिए गए हैं, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के भी तो दूर करने बनते हैं ना। अभी तो इत्तेहादियों की बात की जा रही है। बट सर अफजल खान साहब हमारे साथ एक दफ़ा फिर से स्काइप पर मौजूद हैं। सर अपनी बात को जारी रखिएगा। मैं आपको ये अर्ज करूं कि एक तो ये काम जो ईवीएम का है ये 2013 में हम मुकम्मल कर चुके और हमने पार्लियामेंट के साथ, जिसमें तमाम सियासी जमातें थी, सुगरा इमाम कमेटी थी और बड़ी कमेटियां इस पे बनी और 164 हमने पार्लियामेंट में सेनेटर्स और एमएनएस के साथ इस पे मुलाकातें की और एक्चुअली इलेक्शन कमीशन वांटेड दिस थिंग। हमने इलेक्शन कमीशन का ये मुतालबा था कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है, जो रिटर्निंग अफसर है, वो ये जो उनका जो प्रोरोगेटिव है रिजल्ट चेंज करने का, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या चीज है? ये आप जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हैं और आप सौदा खरीदते हैं, आपके सौदे के आखिर में आपको बिल मिलता है, उसमें टोटल होता है ना। आप बाहर से उस बिल को 5000 से 6000 कर सकते हैं, ना 5 से 2000 कर सकते हैं। तो और उसके साथ रसीद आपको मिल जाती है, आप बाद में भी उसको रीचेक कर सकते हैं। इलेक्शन ये जो ईवीएम था इसमें एक खामी थी, इंडिया ने भी दूर कर लिया, अमेरिका ने भी दूर कर ली थी। वो ये था कि पेपर ट्रेल नहीं था, इसमें आप पेपर ट्रेल भी आया। और मैं आपको ये एक सरप्राइज देता हूं कि 2013 तक इलेक्शन कमीशन मांगता था कि हमें ईवीएम दे दें। जब हम वहां से छोड़ के आ गए, आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि ना दें। तो ये इसकी भी क्लियरेंस या रीजन ना इलेक्शन कमीशन ने दी है ना अपोजिशन ने दी है कि व्हाई दे हेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और बात यह है
कि ये पीटीआई ने थोड़ी सी देर कर दी, उनको आते ही ये अपने वादे पूरे करने चाहिए थे कि क्रिकेट की तरह इलेक्शन में भी देखिए ह्यूमन पे हमें अब ट्रस्ट नहीं है, देयर इज ट्रस्ट गैप। हम प्रिजाइडिंग अफसर पे, रिटर्निंग अफसर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम मशीन पे ट्रस्ट करेंगे। और ये मशीन दुनिया में इस वक्त 90% जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक हो गया सर, साथ ही कमीशन मौजूद रहिएगा हमारे साथ। हरमीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरमीत, अफजल खान साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे इस तमाम तर मामले पर अपना? नहीं, मैं तो मैं चाह रहा था कि सर से कोई सवाल करें, लेकिन बहरहाल आप देखें तो ये जो मामला है, जिस तरह सर अफजल साहब कह रहे हैं, क्योंकि एक तवील अरसा वो अपने खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पहले वो राजी थे और अब के इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पे मान नहीं रहे हैं कि ईवीएम जो है वो एक बेहतर तरीका नहीं है एक शफाफ इलेक्शन के हवाले से। साथ साथ अगर अपोजिशन की आप जिस तरह बात करिए, इससे कबल तो इत्तेहादी जो थे वो भी नाला नजर आ रहे थे इसी मामले पर, और आज अगर हम देखें तो कुछ चीजें मामला जो है वो टल तो गई है, लेकिन अपोजिशन को मनवाना अब एक बहुत बड़ा टास्क है। और जिस तरह गवर्नमेंट की जानिब से हमने देखा है कि उमूमन अपोजिशन को इग्नोर किया गया है, तो अगर अपोजिशन को मनवा लिया जाता है फिर इसके जरिए, अगर क्योंकि पूरा पाकिस्तान चाहता है कि मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन हो, शफाफियत आए हमारे इलेक्शन में, लेकिन हमने जितने भी इलेक्शन देखे, जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए, उसमें हमेशा एतराजात हुए, और जो वावेला है वो बाद में, जो जीत जाता है वो तो खुशियां मनाता है, जो हार जाता है तो वो फिर वावेला मचाता है, और जो शोर शराबा है उससे आवाम को भी तकलीफ होती है, मुल्क की जो मईशत है वो भी रुक जाती है, कई मामला ऐसे हो जाते हैं जो रुक थम जाते। तो मैं समझता हूँ कि जो ऐसा प्रोसेस हो जिससे इलेक्शन का ये जो मामला ये बिल्कुल शफाफ हो, और जो जिसने वोट दे रहा है तो कम से कम वो उसे यकीन हो कि जो वोट दे रहा है तो वो एक जहां पे वो दे रहा है वो सही जगह है और उसका वोट का इस्तेमाल एक सही तरीकेकार से हो रहा है। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक बात करें। शफाफ इंतखाबात लाजमी तौर पर होने चाहिए और इसके लिए मुख्तलिफ इकदाम भी होने चाहिए। रऊफ साहब, जिस तरह से अफजल खान साहब फरमा रहे थे, मेरी समझ से ये चीज़ मतलब बाहर है, अगर आप समझा पाए मुझे कि लाइक 2013 में इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि ईवीएम को नाफिज किया जाए। अब अपोजिशन के भी एतराज़ात है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रहा और हुकूमत कह रही है, तब मतलब इलेक्शन कमीशन इस बात पर राजी था, अब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन राजी है? मेरे ख्याल में चलते हैं अफजल साहब की तरफ ही वापस। अफजल साहब, ये फरमाइए कि इलेक्शन ईवीएम के जरिए हो या इलेक्शन ईवीएम के बगैर हो, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जितनी भी होती है उसके ऊपर हमेशा एतराज़ अपोजिशन करती है। तो अगर ईवीएम के जरिए हो भी तो भी कल कानून साजी अगर होती है और वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाती है और उसके नतीजे में ईवीएम के जरिए इलेक्शन होते हैं, तो अपोजिशन के एतराज़ात तो रहने ही हैं। इस हवाले से क्या कहेगा? सेटिस्फेक्शन उनकी नहीं होनी, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, जो भी अपोजिशन होगी। रऊफ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ताकि आम आदमी भी समझ सके कि अपोजिशन क्यों एतराज करती है। बात यह है कि आज का इलेक्शन ना रऊफ साहब लड़ सकते हैं, ना अफजल खान लड़ सकता है, ना अल्लामा इकबाल का बेटा लड़ सकता है, ना पोता लड़ सकता है। पोते और बेटे ने लड़ा भी और हारे भी, इसलिए कि पोते और बेटे के पास, अल्लामा इकबाल के, ना मेरे पास ना आपके पास ब्लैक मनी है, ना बेपना डर्टी मनी है कि आप उससे प्रिजाइडिंग अफसर खरीदें, आप रिटर्निंग अफसर खरीदें, आप हर उस बंदे को खरीदें जिसके हाथ में कोई ना कोई ताकत है, इख्तियार है। हम ये कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान, इंडिया और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये जो सिर्फ करप्ट माफियाज होते हैं वही प्रिवेल करते हैं, उसको दूर करने का एक ही तरीका है। देखो कराची में आप ठप्पे सुनते भी थे और आपने देखे भी होंगे, और हमारे कबाइल इलाके में उस वक्त ये जो डर्टी तालिबान वगैरह थे तो ये भी जबरदस्ती वोट डलवाते थे। बात यह है कि ये मशीन है, इंसान तो डर जाता है, बल्कि इंसान, हमारे इलाके में 2 प्रिंसिपल को शहीद किया गया जिस पे इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं स्टैंड लिया। और आपने आज तक देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पैसे की 40 लाख की लिमिट होती है वो 4 करोड़ नहीं अरबों में चली जाती है। कभी आपने देखा है इंटरवेंशन की? आइन में साफ लिखा है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने हैं और जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस है वो रोकनी है। आपने कभी करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकते किसी को देखा? इसलिए कि विल ही नहीं है। विल क्यों नहीं है? कि वहां पे लोगों के, सियासतदानों के लोग बैठे हुए हैं। अगर वहां न्यूट्रल एम्पायर बैठा होगा तो ऐसा इलेक्शन होगा कि अल्लाह की कसम कोई अच्छा सर, यहाँ से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ईवीएम के हवाले से अपोजिशन को राजी नहीं किया जा सकता। जी हरमीत जी, मोहम्मद अफजल खान साहब, अगर अपोजिशन राजी नहीं होती और ये बिल नहीं आता, बिल पास नहीं होता, तो फिर कौन सा ऐसा लायामल है जो दोनों मुश्तरका तौर पर तय करके एक शफाफ इलेक्शन की तरफ जा सके? कोई और ऑप्शन है क्या?
सर मुख्तसर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन यह है, मेरी बात सुन लीजिए, ऑप्शन यह है कि इलेक्शन ईवीएम के जरिए होगा, इलेक्शन पार्लियामेंट के एक्ट से ही होगा, और पार्लियामेंट का एक्ट अगर मौजूदा हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो हुकूमत में ही नहीं रह सकती, अगर मेजॉरिटी उनके पास है तो वो आपको ये करवा के देगी। उसके ऊपर एतराज अगर कोई है तो मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, अल्लाह की कसम, मैं किसी, जब मैं जज हूँ या मैं न्यूट्रल हूँ तो मैं न्यूट्रल बात करूंगा। पहले मुझे मुतमईन कर ले कि आपको एतराज क्या, आखिर में ये मामला जो है वो पार्लियामेंट के फॉर्म से ही हल होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मोहम्मद अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ एक अहम मामला सामने आया जब साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान इनकी जानिब से, राना शमीम साहब की जानिब से एक बयान हल्फी जमा करवाया गया और उनका ये कहना था कि वो इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। सर, ये बात उन्होंने कही कि वो एक जगह पर मौजूद थे और वहाँ पर साकिब निसार साहब ने ऑन कॉल साबिक एक जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ये ऑर्डर दिया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की जो जमानत है उसको रोका जाए और उनको जेल से रिहा ना किया जाए। ये वाकया है 2018 का, जब आम इंतखाबात से पहले उनकी जानिब से ये ऑर्डर्स जो थे वो किसी जज को ऑन कॉल दिए गए। अब जब से ये मामला सामने आया है, ये बयान हल्फी सामने आया है, इस पर बहुत सी कन्फ्यूजन भी पाई जा रही है, मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियंस भी सामने आ रही हैं। बहुत से लोग, फवाद चौधरी साहब ने तो ये कह दिया कि ये महज इल्जामात हैं, बट ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग की अपनी भी साजिश हो सकती है। इसी पर जब साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ सामने आया तो उनका भी ये कहना है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल इतनी कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गई है। इस हवाले से चल के अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, उनसे चल के बात करते हैं ये मामला किस तरह सुलझेगा, इसके बिगाड़ क्या पैदा होंगे इस वजह से। अहमद अवैस, अस्सलाम वालेकुम। कॉल में खैर में दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये है कि इस तरह से अगर ये वाक़या होता है और इस तरह से उसकी कोई शवाहिद मिलते हैं, अब ये प्रूफ करना तो बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका सो मोटो एक्शन लिया है और इसके ऊपर कॉल कर लिया उन्होंने तमाम लोगों को, उसमें अखबारात के जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की उनके रिपोर्टर को भी उन्होंने, एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, जिन सहाफ़ी जिन्होंने ये स्टोरी पब्लिश की, सबको तलब किया गया है और इस मामले की ऑब्वियसली अब तहकीकात होंगी कि कल्प्रिट कौन है और इस वाक़े में कितनी सदाकत है या नहीं है। बहुत बिगाड़ पैदा हुआ है, मतलब उसकी वजह यह है कि ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है जिसकी कोई हद नहीं। अभी तक तो इल्ज़ाम ही कहेंगे हम, जब तक ये प्रूव ना हो जाए। अब मेरे ख्याल में वहाँ पे अगर साकिब निसार को भी बुलाया जाता है और अहमद अवैस दोबारा से हमारे साथ लाइन पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो मामला हुआ है इससे बिगाड़ बहुत पैदा हो गया। आप ये फरमाइए कि अब इस मामले में अगर अदालत बुलाती है सबको तो किस तरीके से इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये वाकया हुआ भी या नहीं भी हुआ, तो इसका किस तरह से प्रूफ किया जाएगा? ये बड़ा, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन पहले मैं बता दूं कि मैं साबिक अटॉर्नी जनरल नहीं हूं, मैं इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब हूं। जी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि एक आदमी ने एक झूठ बोला है, 3 साल के बाद उसका कहते हैं कि ज़मीर जाग गया अचानक को, दरिया टेम्स की पानी की गंदगी की वजह से या वहाँ की हवा की वजह से, किसी वजह से भी। लेकिन बात कहने की ये है कि 3 साल पहले जब ये बात उन्होंने की थी, उस वक्त वो कहते हैं कि मैं वहाँ का चीफ जस्टिस था बल्तिस्तान का, और जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। तो ये सर्विंग चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का केस जो है अंडर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ये वहां पे दायर किया जा सकता था, और उस वक्त अगर ये अपने एफिडेविट के साथ ये केस वहां पे पेश करते, ये बात कि जी मेरे सामने बात हुई और ये मेरा हल्फिया बयान है, तो वहां बाकायदा एक जुडिशल इंक्वायरी होल्ड होती और उसमें मियां साहब को अगर साबित हो जाता तो उनको बड़ी सख्त सजा के मुर्तकिब हो सकते थे और वो हाँ डिसमिसल हो सकती थी, और बहुत सारे और भी मामलात हैं जो वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक बड़े अख्तियारात हैं, बट इट वाज नॉट डन उस वक्त, क्योंकि ये बात नहीं थी। और फिर उसकी क्रेडिबिलिटी में देखना होता है कि जो शख्स को शहादत दे रहा है या कोई बयानबाजी कर रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब एक तरफ चले जाइए कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी देखिए,
ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उस वक्त लिया कि जब 3 नवंबर 2007 को परवेज ने पाकिस्तान की जुडिशरी साबित कर दी और पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद एक उन लोगों से कि जो जमीन फरोश थे कि जो पाकिस्तान के सस्पेंशन के बावजूद सर आवाज आपकी कट रही है, हम आवाज ठीक से आवाज ठीक से नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जैसे ये कह रहे हैं कि अहमद अवैध साहब के जो दरख्वास्त देने वाला है या जो बात करने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए। असल में अहमद अवैध साहब की जो बात है वो क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है। वो कह रहे हैं उनका कॉन्डक्ट ये है कि उन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया था 2007 में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने तकाजा किया था, उस वक्त की बात हो रही है। सवाल फिर भी उठेंगे, मसला है कि वो कॉन्डक्ट की बात है, ये ज़रूर सवाल ये भी उठेगा कि 3 साल वो चुप क्यों बैठे रहे। exactly. लेकिन इसके हवाले से अगर उन्होंने कोई बात की है, मसला ये है कि बात तो उन्होंने कर दी। मैं जैसे कह रहा था कि इसको कोई सबूत, कोई गवाह, कोई वो किस तरह से लाया जाएगा, या तो जिनको कॉल की गई थी वो भी सामने आए, हाँ, और उनका वो नाम नहीं शो किया गया, उनको वो आके कहें कि हाँ जी मुझे कॉल की गई थी और मैंने ये कॉल सुनी थी, तो फिर तो कोई बात बनती है, फिर तो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात और सोची जानी चाहिए और वो ये है कि इस मौके के ऊपर राना शमीम साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि इस बात का मतलब वो 3 साल क्यों खामोश रहे। हरमीत का रुख कर लेते हैं बिकॉज उनका भी कमेंट ऐड हो जाए। हरमीत आपको ये कमेंट ऐड करना चाहेंगे, क्विक कमेंट। हाँ रोमा, अगर हम देखें ये 3 ऐसे केसेस आ गए अदालतों के ऊपर। अगर इल्ज़ामात की अगर हम बात करें, जस्टिस शौकत सदीकी का इल्ज़ाम अलग है, उसके बाद हमने देखा कि अरशद मलिक साहब जो है वो आ गए, अब ये मौसू जो है वो आ गए। तो इस किस्म की जब चीज़ें आती हैं तो अवाम के दिलों में, अवाम के दिलो दिमाग में जो अभाम है वो मजीद गहरा होता चला जा रहा है। लेकिन अब अगर हम जिस तरह अभी वकील साहब बता रहे थे कि वहाँ पे ये 3 साल, तो हमने हमेशा देखा है कि मामला इनको डरावने ख्वाब और फिर दोबारा ये जब आते हैं तो इतना अरसे बाद क्यों ये सामने आता है। ये एफिडेविट अगर ये सुप्रीम कोर्ट में दायर कराते तो अच्छा ना होता। बहुत सी चीजें हैं जो अभी क्लियर होने की, इन्वेस्टिगेशंस ऑब्वियसली जैसे जैसे होंगी तमाम चीजें तभी रिवील हो सकेंगी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज पर आज हम बात करेंगे। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते हैं और आजकल तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। सराउंडिंग्स में अगर हम देखें तो बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर के आ रहे हैं। उनकी डिमांड ये होती है कि वो जो भी कह रहे हैं, जो भी ख्वाहिश कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पर हाथ रख रहे हैं, उनको वो फौरी तौर पर चाहिए होती है। वो चीज़ अगर उस टाइम पर प्रोवाइड ना की जाए तो वो एक बहुत सा फस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें कोताही पेरेंट्स की तरफ से क्या होती है? बच्चों के तो ये बिहेवियर्स हमें नज़र आ रहे हैं, बट पेरेंट्स के एंड से क्या चीज़ ऐसी रह जाती है, क्या कमी ऐसी रह जाती है परवरिश में कि ये जो बिहेवियर है, हम नेगेटिव बिहेवियर जिसको कह लें, बच्चों में देखते हैं। एक तो हमारा ये टॉपिक हो गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत लेट बोलना शुरू होते हैं, स्पीच डिले का जिसको मसला कहा जाता है। और फिर ऐसी सूरत हाल में जो पेरेंट्स हैं वो फौरी तौर पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ जाते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि बच्चे का स्पीच डिले प्रॉब्लम है या ऑटिज्म की वजह से बच्चे में कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। सो ये दोनों आज के हमारे मेन टॉपिक हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहेवियर और स्पीच थेरेपिस्ट जिक्रा फैज हमें शो में ज्वाइन करिए। जिक्रा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले तो जो नेगेटिव बिहेवियर है बच्चों में, आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है। कुछ अर्से पहले तक तो शायद बच्चे इतने ज़िद्दी नहीं थे, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा अप टू डेट आ रहे हैं, जिद भी बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स के एंड से क्या कोताही है कि बच्चों में वो जो एक स्टबर्ननेस है वो हम देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पेरेंट्स इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं करते कि अगर बच्चों में कोई बिहेवियर आ रहा है तो उसकी रीज़न क्या है। समहाउ बच्चों में बिहेवियर सिर्फ कुछ रीज़न, स्पेसिफिक रीजंस की वजह से आते हैं। जैसे बच्चे अटेंशन के लिए, और अगर उनको पता है कि जब हम रोना शुरू करेंगे या हम कुछ चीज़ फेंकेंगे या हम अपने बच्चों के साथ एग्रेशन शो कर पेरेंट्स के सामने करेंगे तो पेरेंट्स हमें अटेंशन देंगे, हमारी बात सुनेंगे। समहाउ जो पेरेंट्स हैं वो बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, या मदर्स काम कर रही हैं, मदर जो होती हैं वो जॉब करती हैं,
जिसकी वजह से वो बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। उसकी वजह से जो बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल जो वो हाई हो जाता है, उसके अलावा बच्चों में एग्रेशन आ जाता है, बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और समहाउ वो काम भी नहीं करना चाहते ना। एक रीज़न होती है कि हर बिहेवियर के पीछे बच्चों की एक रीज़न होती है। अगर नेगेटिव बिहेवियर आ रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई, जैसे हम अपनी टर्म में से एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। नेचुरली होता है बच्चों में, कुछ बच्चों में डेवलप होता है, या कहीं ना कहीं पेरेंट्स परवरिश में कुछ चीजों का ख्याल नहीं रख पाते। सबसे मेजर चीज़ है पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, अच्छा चलें कोई बात नहीं, बच्चे कुछ मांगते ही नहीं, उससे पहले बच्चों की सारी नीड पूरी कर देते हैं। बच्चे को वो चीज़ उसके एज के अकॉर्डिंगली ज़रूरत है कि नहीं है, पेरेंट्स इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं करते। उनको होता है अच्छा सोसाइटी में मूव ऑन करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में मूव ऑन करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहीं पे बदतमीजी करें, एग्रेशन करें, तो वो उनको उस टाइम पे इग्नोरेंस की जो हमारी टेक्निक है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बट पेरेंट्स क्या करते हैं, ओहो हमारा बच्चे अगर दूसरे बच्चों के साथ बैठे हैं, वो हेजिटेट फील करें, वो कह रहे हैं वो चीज़ उसके पास है, वो चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। वो ये एक फर्स्ट स्टेप है जहाँ से बच्चों के अंदर नेगेटिव बिहेवियर जो है वो अकर होना शुरू होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो स्केप के लिए करते हैं, जी अगर मुझे पेरेंट्स ने ये काम कहा है, मैं ये नहीं करना चाह रहा, बच्चों का मूड नहीं है, तब भी वो जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा आते हैं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पॉइंट पे उनको लीनियंट कर देते, छोड़ देते हैं, अच्छा चलो नहीं दिल करा बाद में कर लेंगे, फिर वो बिहेवियर्स उनमें स्टक हो जाते हैं। ये आमतौर पर देखा गया है कि माँ बाप दोनों बैठे हैं, बच्चा डिमांड कर रहा है फोन की, बिल्कुल, माँ ने कहा फोन नहीं देना, ठीक है, और बाप जब वो बहुत रोना धोना होगा तो बाप कहेगा दे दो। जी बिल्कुल। तो ये दोनों का जो तजाद है ये कितना ज्यादा, हम इसको बिहेवियर कंट्रास्ट कहते हैं, ठीक है। ये कंट्रास्ट होता है और इसमें ये सबसे ज्यादा बच्चे में नेगेटिव बिहेवियर जो आते हैं इसकी वजह से आता है, क्योंकि बच्चे को पता है जी मदर मेरी ये बात नहीं मानेंगी और जो मेरे फादर हैं वो मेरी बात मानेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता जो मदर के साथ एक आप कह लें एक फीलिंग होती है, बच्चे की बाउंडिंग होती है, पेयरिंग होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है बाय टाइम, ठीक है। और फादर जो है वो उनको नेगेटिव बिहेवियर में बहुत ज्यादा रीइंफोर्स करते हैं, बार बार बच्चे की हर बात मान लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में वो बिहेवियर्स और ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और उनको पता चलता था कोई कुछ भी कहे मेरे फादर मेरी बात मानेंगे, और वो फिर बाकी जो आप कहते हैं ना सोसाइटी में मूव ऑन करना, बाकी सबके साथ उनका जो बिहेवियर है बच्चे का वो नेगेटिवली बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और बाय टाइम फादर के साथ वही बिहेवियर आएगा कभी ना कभी, लेकिन इट टेक्स टाइम। जी हरमीत। अच्छा वैसे अगर उमूमन हम देखते हैं कि जब बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा किस चीज की, जिस तरह रूम साहब ने बात की कि डिमांड करता है, तो ऐसे में हमने देखा है कि अगर वो ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाया तो ऐसे में वालिदैन जो है वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और हमने बहुत ज्यादा ऐसे देखा है हमारी सोसाइटी में कि बच्चों को मारपीट का जो है वो भी हो जाता है, बच्चों को थप्पड़ भी लग जाता है। तो ऐसे में बच्चे की जो पर्सनालिटी है या उसका जो रवैया, उसमें मजीद क्या तब्दीली आ जाती है, मजीद कितना वो उनके लिए बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो बहुत डैमेज होती है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को कभी भी हम लोगों ने हिट नहीं करना, मारना नहीं है। उनसे उनकी पर्सनालिटी जो है अगर हम किसी पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वे में जाएगी। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो सबसे पहले जो एक रीज़न है फाइंड आउट करना, पेरेंट्स उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, आप रीज़न फाइंड आउट करें वो किस चीज़ के लिए जिद कर रहा है, वजह क्या है। वो चीज़ अगर बच्चे को चाहिए तो थोड़ी देर के लिए बच्चे को इग्नोर करें और उसके बाद उसको हमने एक अप्रोप्रिएट वे सिखाना है कि आपने ये चीज़ चाहिए, ठीक है, आप आराम से हमसे मांगे, हम आपको देंगे, लेकिन ये टाइम लिमिट है, इसके बाद हम वो चीज़ आपसे लेंगे भी। और बच्चों की हर डिमांड पूरी करने से पहले मैं सबसे पहले सारे पेरेंट्स को कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि आप अपनी कोई बात उनसे मनवाएं। मतलब आप पेरेंट्स हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है न्यू जनरेशन में कि वो पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे हैं। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो पहले अपने जो वर्थ है उनको देखें, बच्चे उनकी बात माने, उसके बाद जो चीज़ उनको चाहिए हम आपको अल्टरनेट देंगे। हम इसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। आपको हम कह रहे हैं चलें आप वेट करें, आफ्टर 5 मिनट आप अच्छी तरह बैठोगे या आप ये होमवर्क करोगे या आपने अब बदतमीजी नहीं करनी, आपको ये चीज़ मिलेगी। पेरेंट्स कहते हैं लेकिन उसके बाद देते नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन है, चले जी हम शाम को कहीं बाहर जाएंगे, लंच पे जाएंगे, आपने आज मामा को तंग नहीं करना, और बच्चा नहीं तंग करता इसमें कि हमें आज शाम बाहर जाना है। अच्छा जिक्र कुछ चीज़ें देखें तो हम कुछ एज ग्रुप के बच्चों में अपना डर भी पैदा कर सकते हैं, उनको किसी ना किसी चीज़ का लालच दे सकते हैं, कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन के तौर पर दे सकते हैं, तुम ये काम करो तुम्हें ये मिलेगा, बाप आएगा उसको बताएंगे। ये कुछ एज ग्रुप्स पर ये चीज़ें सूट करती हैं। अब बहुत जो छोटे बच्चे हैं
उनकी ट्रेनिंग किस तरह से करनी जो है? बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, डर तो कभी भी नहीं, क्योंकि जो डर है ना वो एक पॉइंट पे आके रहेगा, उसके बाद वो चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप कुछ भी कर लें। हमेशा बच्चों के साथ एप्रिसिएशन, हम उनको रीइंफोर्समेंट करते हैं हम अपनी टर्म में, ठीक है। बच्चों के साथ आपने पॉजिटिव और एप्रिसिएशन यूज करनी है। आप जितना ज्यादा यूज करेंगे बच्चा उतना ज्यादा लर्न करेगा। आपने अगर बच्चे को कोई भी स्किल सिखानी है ना, तो आप उसके साथ पेयर अप कर दो। अच्छा, आप ये काम करोगे तो आपको टॉफी मिलेगी, आप ये काम करोगे आपको कैंडी अभी मिलेगी। बहुत छोटा बच्चा लाइक 1 year old, तो उसको किस तरह से अब ट्रीट करना है? 1 year old में ये है कि उसको मदर चाहिए, वो कह रहे हैं कि मुझे गोद में उठाएं। अच्छा, 1 year old में ये ना कि 1 हमें year माइलस्टोन आना शुरू हो जाते हैं कि जैसे 1 to 2 years old में जी बच्चा है वो हमें आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, बच्चा नेम रिस्पांस नहीं दे रहा, बच्चे को हम उसका नाम बुला रहे हैं, तो 2 साल का बच्चा हमें देखता है, प्रॉपर हमें आई कांटेक्ट देता है, वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ डिले आ रहा है, ठीक है। बच्चा है वो स्पीच में कुछ ना कुछ मामा बाबा कोई वर्ड बोलेगा, सोशली बच्चा बहुत इंटरेक्ट करेगा, हर किसी के पास जाएगा, हम उसका नाम बुला रहे हैं, हमारा फेस हैप्पी है तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन नोट करेगा और वो खुद भी हैप्पी फेस बनाएगा। अच्छा, मैं कुछ और बट एनीवे हरमीत का रुख कर अच्छा, लेती हूँ। वैसे आपने एक जिक्र किया अभी। जी हरमीत, यस जी जी मैडम, आपने जिक्र किया कि आजकल के बच्चे जो है वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। मैंने परसों की बात है, मैं कैफे में चाय पी रहा था, वहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रही थी, बच्चे जो है स्टूडेंट्स थे, वो बैचलर थे वो सारे, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके वालिद साहब आए तो मैंने देखा कि वो बच्ची जो है बड़ी एग्रेसिव हुई और अपने वालिद साहब को सबके सामने कह रही, क्यों आप आए, अब तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको नहीं आना चाहिए था। तो ये जो बिहेव है, यहाँ पे गलती किसकी है कि इतनी बड़ी छूट दी जाती है, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसका रिएक्शन भी इस किस्म का होता है। ये 2 साइडेड है, ठीक है। अगर फादर आए थे वहाँ पे, देखिए ये भी हो सकता है कि बच्ची को पता था कि मैं एक फ्रेंड्स में हूँ, मेरी एक गैदरिंग है, फादर आए हैं, वो मुझे डेफिनेटली कहेंगे आप क्या कर रही हैं, आप क्यों आए, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, चलें घर, तो उसको इंसल्ट महसूस होगी, ठीक है। वहाँ पे दोनों तरफ से गैप है। हो सकता है फादर आए, उस पॉइंट पे फादर को जो अपना बिहेवियर है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए था, उसको कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, ताकि जो उनकी बच्ची के साथ जो पेयरिंग है ना, इसका मतलब है वो कमज़ोर है। उनको पता है कि फादर आए वो कुछ ना कुछ कहेंगे, मेरी फ्रेंड्स में मेरी जो रेपो है वो खराब हो। अच्छा, वक्त मुख्तसर लास्ट चीज ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच डिले एंड ऑटिज्म? डिफरेंस बहुत मेजर डिफरेंस है। हम लोग कहीं पे भी बच्चे को लेके जाते हैं, हम कहते हैं बच्चा बोल नहीं रहा है, स्पीच के कुछ वर्ड्स नहीं है। अच्छा, कहीं पे भी लेके जाए वो कहते हैं हो सकता है इसको ऑटिज्म हो। ऑटिज्म और स्पीच डिले में बहुत डिफरेंस है। स्पीच डिले में जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ हैं, उनमें भी स्पीच डिले होती है। ये जो स्पीच डिले के साथ बच्चे हैं, बेसिकली उनमें कुछ लर्निंग स्किल्स हैं जो अपने एज लेवल के साथ बच्चों के साथ वो आप कह लें कि उनके माइलस्टोन आते हैं, वो अचीव उस एज में नहीं कर पाते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है वो स्लो होती है। लेकिन जो ऑटिज्म के फीचर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बच्चा वो नेम रिस्पॉन्स नहीं देता, आई कांटेक्ट नहीं देते, सोशली बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते, हम बच्चों को फेशियल एक्सप्रेशन का उनको कुछ नहीं पता होता, वो इंडिविजुअली अलग रहना बहुत पसंद करते हैं, कुछ भी नहीं होता, बच्चे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। ठीक है, थैंक यू सो मच जिक्रा, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स अभी हम शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आजकल के इस एरा में अगर हम देखें तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो चुका है, हमारी खुराक अच्छी नहीं है और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो फिटनेस और हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इंडिविजुअल लेवल पर तो हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है। कुछ लोग जिम्स ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग वैसे अपनी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा रउफ सा बहुत कम देखने में आता है कि किसी इंडिविजुअल की जानिब से ही कैंपेन स्टार्ट की गई हो जिसका मकसद ये हो कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। सो बेसिकली हम जिस कैंपेन का जिक्र कर रहे हैं ये गुजरावाला के एक नौजवान हैं, उन्होंने इसका आगाज़ किया और इसका नाम है फिट पाकिस्तान। सो इसका मकसद क्या है, क्यों इन्होंने इसको स्टार्ट किया, इस पर हम बात करेंगे। शम्स रहमान जो कि साबिक एशियन ओलंपियन भी हैं, शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस चीज़ का ख्याल कैसे आया और बेसिकली इस कैंपेन का मकसद आपने जब स्टार्ट किया तो आपके माइंड में क्या था? जो सबसे पहले जो है मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स के साथ है। जैसा आपने बताया कि एशियन गेम्स जो है मैं ओलंपियन हूँ उसके अंदर, तो 2007 से जो है मैंने अपना एक स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स जो है चाइनीज़ बॉक्सिंग होती है ये। सो 2007 से लेकर 2016 तक जो है मेरा करियर रहा इन चीज़ों में, मतलब लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल और जो है प्रोविंस लेवल और फिर पाकिस्तान लेवल तक मैंने 4 टाइम मैं नेशनल चैंपियन रहा, कौमी खिलाड़ी रहा। फिर उसके बाद जो है मेरे 8+ जो है मेरे इंटरनेशनल टूर्स हैं, वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने की। तो 2016 में जो है कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने स्पोर्ट्स को क्विट कर दिया।
और क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर ज़रा स्पॉन्सरशिप जो चीज़ें बहुत कम होती हैं स्पोर्ट्स के लिए, और ख़ास तौर पर इस तरह की स्पोर्ट्स के लिए, और ये ख़तरनाक स्पोर्ट्स भी है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, किक बॉक्सिंग। तो बस इन्हीं वजह से जो है मैंने इसको स्किप किया, और फिर जो है मतलब जो बिज़नेस होता है, जो हमारा ख़ानदानी बिज़नेस था, तो मैं उनके साथ अटैच हो गया। तो 6 मंथ्स जो है मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल भी जो है इन चीज़ों के साथ मैं कट ऑफ हो गया। मतलब लाइक 2007 से लेकर 2016 तक मेरी लाइफ में कोई सिंगल डे भी ऐसा नहीं होगा कि जब मैंने अपनी एक्सरसाइज या वर्कआउट्स ना किए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको डेली जो है तकरीबन 5 से 6 घंटे एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है फिटनेस फ्रीक था, जिम हॉलिक था, सब चीज़ों को लेकर। तो जब 2016 में मैंने स्किप किया, कारोबार में आया, तो पता है फिर उसके अंदर मसरूफियत होती हैं। सो 6 मंथ मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा डिप्रेस्ड भी था, अपनी जो है कुछ इश्यूज थे, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं थी। तो जब मैंने एक दिन अपने आप को वैसे चेक किया, कुछ मेरे एक उस्ताद थे, तो उन्होंने मुझे जो है मोटिवेट किया, मेरे टीचर ने, कि चलो कम से कम जो है अपनी गेम को दोबारा से जो है इसके अंदर दोबारा इन हो। तो मैं उनकी बात मेरे पर कुछ पल्ले पड़ गई। तो फिर जब मैंने इसको स्टार्ट लिया, तो मैं जो है इस बात में मैं हैरान परेशान हो गया कि जस्ट आई डू 15 पुशअप्स, कि मैं 15 से 20 पुशअप्स से ज़्यादा नहीं कर पाया। और मैं वो बंदा था जो कि 1500 2000 पुशअप्स करने, मतलब डेली बेसिस हमारा ये होता था। तो जस्ट 6 महीने के डिफरेंस में मेरी फिटनेस लेवल जो है बिल्कुल जीरो हो चुका था। और फिर वो चीज़ मुझे रियलाइज हुई, क्योंकि मेरा 10 से 15 केजी वेट भी बढ़ गया था। फिर मुझे वहाँ पर एक चीज़ रियलाइज हुई, और मेरी लाइफ में बस एक वर्ड जनरेट हो गया, फिटनेस। तो बस तब से 2016 से जो है मैंने अपना स्टार्ट लिया। 1 दिन 2 दिन में जब अपने आप को प्रॉपर में मेंटेन हो गया, आफ्टर 1 और 2 मंथ, क्योंकि स्पोर्ट्स मैन था, बैकग्राउंड था मेरा स्पोर्ट्स के साथ। तो फिर जब मैंने रियलाइज किया कि मैं तो चलो फिट हो गया हूँ, लेकिन मेरे अराउंड जो लोग हैं, तो मैं तो एक स्पोर्ट्समैन होकर गैप आने के बावजूद इतना अनफिट हो सकता हूँ, जो बंदों ने कभी जिंदगी में चीजें की नहीं है, तो उनका क्या हाल होएगा, उनका क्या मतलब, उनका क्या सिस्टम होगा। तो बस उस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए इस चीज को आम किया, और वही जो मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनको मैंने मॉडर्न करके एक जो है क्रॉसफिट फिटनेस का एक नाम देकर जो है मैंने ये अपना स्टार्ट लिया। फिट पाकिस्तान बनाया हुआ आपने? हाँ बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछना चाह रहा था, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिम है, क्या है इस वक्त मेरे जो है 3 फिटनेस सेंटर्स हैं गुजरांवाला के अंदर, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा लाहौर के अंदर भी प्लान है, और पाकिस्तान के हर सिटी में इंशाल्लाह मैं जो है ओपन करूंगा। और जस्ट 3 इयर्स में मैंने 3 अपने सेंटर्स ये फिटनेस प्लान, फिटनेस सेंटर जो है, इसमें क्या सिर्फ एक्सरसाइजेज होती है, डाइट है, क्या है, मतलब ओवरऑल प्लान है? ओवरऑल प्लान होते हैं, फिर इसके ऊपर मैंने सर्टिफिकेशंस किए हैं इंटरनेशनली, जो है मैंने इसके अंदर जो है सर्टिफिकेशंस किए, कुछ ऑनलाइन किए, फिर उसके अलावा कुछ जो बड़े इसके जो है सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, बड़े सेंटर्स जैसे हैं CFT2 सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर लेवल 1 2 तक मैंने इसमें किया। फिर इसकी प्रॉपर मैंने साइंस को पढ़ा, स्टडी किया कि फिटनेस बेसिकली है क्या चीज़ है। हम लोग पहले तो करते आ रहे थे, लाइक हमें जो उस्तादों ने बताया, टीचर्स ने बताया, वो चीज़ें करते आ रहे थे, लेकिन आम बंदे को डील करने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस करना पड़ती हैं। यहाँ पर जो है उतना सर्टिफिकेशंस नहीं करते ट्रेनर्स, और खाली जिम एनवायरनमेंट होता है। मैंने एक नई चीज़ दिया, एक नया ट्रेंड दिया बॉडी वेट एक्सरसाइजेस का। उसके अंदर जो है प्लान्स होते हैं, हिट ट्रेनिंग होती है, सर्किट ट्रेनिंग होती है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स होती है, फिर न्यूट्रिशन प्लान्स होते हैं, डाइट प्लान के साथ में। अच्छा, मुझे तो इनकी सारी स्टोरी से एक चीज ये पता लग रही है कि कहीं एक टाइम पर ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत ज्यादा अपसेट थे। अब माशाल्लाह 3 सेंटर चला रहे हैं, नहीं हिम्मत नहीं हारी। सो वो दोनों चीजें बैलेंस हो गई, फिटनेस भी हो गई, हाँ दोनों चीजें हो गई। हरमीत हमारा बहुत ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस है, बहुत जिम भी करता है। जरा हरमीत का रुख कर लेते हैं। हाँ हरमीत जी, बड़ा अच्छा लगा आपकी स्टोरी शम्स पाजी। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं, उमूमन हमसे भी कोई पूछता है कि भैया आप थोड़े फिट है, तो क्या हम क्या कर सकते हैं? तो हम जब उनके कहते हैं कि भैया कोई एक्सरसाइज कर लो, वो कहते नहीं यार नहीं होती हमसे एक्सरसाइज, वो भी खा पी के सकून बात है। बिल्कुल। तो इन लोगों के लिए ये कितना खतरनाक है, क्योंकि आगे जाके जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? इसी के साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, कई लोग जो जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो एक्सरसाइज करें, लेकिन वो कहते हैं भैया सुबह सवेरे ऑफिस जाना होता है और जब पहुंचते तो रात हो जाती है। तो ऐसे में कौन सा टाइम मौजू है? क्योंकि सुबह और शाम तो वैसे क्लिक हो गया कि भैया यही टाइम है, इसी वक्त आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? 2 सवाल एक साथ मैंने जोड़ दिए सर। जी हरमीत भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और बड़ा अच्छा आपके जो दोनों सवाल हैं। तो जो आपका सबसे पहला सवाल था कि मतलब हम लोगों को किस तरह जो है एक मोटिवेट कर सकते हैं या इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास जो लोग आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल जीरो होते हैं, मतलब वो कुछ भी इन्होंने लाइफ में एक्सरसाइज नहीं की होती है। सो जो मेरा सिस्टम है वो बेसिकली है ग्रुप सेशंस का, मतलब लाइक मैं ट्रेनर हूं, मैं वहां पर खुद परफॉर्म कर रहा होता हूं, लाइक मैं सिर्फ बताता नहीं हूं, मैं खुद परफॉर्म करके वो फिर जब मुझे देखते हैं और फिर वो एक मोटिवेशन उनके अंदर क्रिएट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हरमीत भाई मौजूद है जिनका 145 kg वेट था 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 145 kg पे मेरे पास एक बॉय है और आज वो 80 किलोग्राम में है।
और मैं अब आपके लिए बड़ी एक वाव मोमेंट होगी, बट मोना मैं भी इससे फायदा उठा सकती है। बट मैं इसको सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि 145 से अगर वो 80 किलो पे आया तो ये सिर्फ, क्योंकि ये चीजें बहुत होती हैं, लोग ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, लेकिन अब जो मेन और बेसिक चीज है, जो मैं एक पाकिस्तान फिट पाकिस्तान का वो जो हिस्सा है, वो क्या है कि अब उसका फिटनेस लेवल आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक सुपर एथलीट जितना उसका फिटनेस लेवल है, वो बंदा जो एक पुशअप नहीं लगा सकता था, लाइक घुटने लगा के पुशअप्स भी नहीं उससे होते थे, आज वो 1500 मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ एक बात पे। जी जी हाँ। जी जी, चैलेंज आ गया। ठीक है, आप जब ऑफिस से निकलेंगे तो मेकअप रूम में 2 आपको ऐसे शख्सियत मौजूद नजर आएंगे, उनको आप मोटिवेट कर दे। बस मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि वो स्मार्ट बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना बेहतरीन है कि अब मेरे पास जो आया है आज तक कोई भी डीमोटिवेट होके नहीं चले मैं भी आपको शो के बाद मिलवाती हूँ। और हरमीत ने बहुत गलत बात की है, एक मैं पहुंच गई हूँ उस तक, अब आपसे इसका बदला जरा नेक्स्ट शो में लूंगी। मुझे ये बताएं, लड़कियों के लिए क्या मोटिवेशन होती है जब वो आपके पास आती है? मोस्टली तो मैंने ये देखा है कि लड़कियों की जब शादियां होने वाली होती है, उनका दिल करता है हम स्मार्ट हो जाएं। वो 1 महीना होता है, वो उसमें स्मार्ट होती भी कोई नहीं है, बट वो सबको कहती फिरती हैं हम डाइट कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, उसके बाद सब कुछ भूल भाल जाती हैं। तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं? अब इसको जो है बड़ा ज़बरदस्त, जब मैंने 2016 में जब ये स्टार्ट लिया ना इन चीज़ों का, तो एक ऐप है, आपको पता भी है, वो टिकटॉक जो एक ऐप है, तो उसको जब मैंने विजिट किया था तो वहां पर जो है लोगों की पता वीडियोस वगैरह होती हैं सारी, फिर मैंने कहा चलो मैं अपना काम भी जो है इसके अंदर डालता हूँ। ठीक है, मैंने टिकटॉक पे मैंने शुरू किया 2007 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 500K प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे मेरे तकरीबन अराउंड 20K फॉलोअर्स हैं। यानी हमारे पास आज के साथ हमारे शो में एक टिकटॉकर भी बैठे हैं। मतलब लाइक वर्किंग से लेकर, और मैं वहां पर जो है खास तौर पर मैंने वहां पर जो काम किया टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, जो कि पहले भी किसी ने नहीं किया, खास तौर पर फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए मैंने आसान एक्सरसाइजेज, ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि जिम जाकर नहीं कर सकती, घर में मतलब मिसाल के तौर पर ये जगह, ये स्पेस है मेरे पास, मैं ऐसी एक्सरसाइजेज आपको बता सकता हूं कि आप आधे घंटे के अंदर अपना अच्छा कोई 300-400 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। ये जल्दी से अगर बता दें एक आध एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज भी बता दूं? हाँ, नहीं यहाँ उठ कर ही ऐसे बैठे, ऐसे बैठ के बताऊं? ऐसे बैठ के चल, अगर हमारे पास 2 बॉटल्स हों, कोई ½ लीटर की 2 बॉटल्स हो जाए, मैं वो बता ये हम आपके लिए पहले से मैनेज करके रख दें। आइंदा ऐसा करेंगे, आइंदा जब आपको बुलाएंगे ना तो मैट और ये वगैरह वगैरह सारा कुछ पैशनेट लग रही है, फौरन से इनने कहा मैं भी करके दिखाता हूं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली जो है ट्रेनर का खुद फिट होना बहुत ज्यादा लाजमी है। मैं एक इसी तरह हमारा ना CFT का हमारा जो है कोर्स चल रहा था, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स का, तो वहाँ पर तकरीबन अराउंड 200 ट्रेनर्स होंगे, लड़कियां भी और लड़के भी। तो आज भी वैसे मैं मामूल के मुताबिक थोड़ा सा लेट हो गया, तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा लेट पहुँच गया, तो लेट पहुंचा, तो वहां पर भी ना चल रही थी बातें, उन्होंने कहा जी अब कंपटीशन आने लगा है, स्क्वाट होल्ड एक कंपटीशन करना है। मैं लास्ट पे था, सबसे पहले उठ के मैं आगे आ गया, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से सब ट्रेनर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोगों के अंदर मैंने स्क्वाट होल्ड किया। एक पोजीशन होती है, बड़ी टफ पोजीशन होती है, चेयर पोजीशन पे आपने जस्ट होल्ड करना होता है, तो मैंने 10 मिनट्स उस पोजीशन के ऊपर होल्ड किया, जिसमें जो है 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फिटनेस लेवल है, उसको मैंने मेंटेन रखा है। बर्पीज का आपने सुना होगा, बर्पीज कभी वर्कआउट्स किया आपने? एक बर्पीज एक एक्सरसाइज होती है, मैंने उसको बहुत ज्यादा जो है मतलब इन किया है, मतलब पाकिस्तान में ये वो सारे वर्कआउट्स हैं जो कि इंटरनेशनली अब्रॉड में लोग करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज। बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह ताला आपको बुलाएंगे। एक और चीज जो हमने देखी है, वैसे यहाँ पे ट्रेल 5 में हम जाते हैं, ट्रेल 2 यहाँ पे भी आता है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे, हाँ मेरे ख्याल में ब्रेक हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन शम्स बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं और रोमा हमारा भी दिल चाह रहा है कि आपसे जरूर कुछ सीखें इंशाल्लाह ताला अगले शो में जब हम आपको बुलाएंगे। और जो है मैंने आपकी एज के लिए एजेस के लिए भी मेरे सेंटर के अंदर एक स्लॉट होता है, जिसके अंदर 50 प्लस जो है आते हैं, और मेरे वालिद साहब खुद 67 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो हरमीत भाई 2 मिनट्स का प्लान करते हैं। ठीक है मेरे वालिद साहब, चलिए अब हम आपसे जाती तौर पर भी राब्ता करवाई हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम शो में हाँ थैंक यू सो मच, ब्रेक शामिल करेंगे। ठीक है जी, ब्रेक के बाद ओके, थैंक यू, बैठ जाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम अक्सर महंगाई का जिक्र करते हैं और हम देखते हैं कि पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ये इजाफा सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं, बल्कि अगर हम
तामीराती शोबे का जिक्र करें तो यहाँ पर भी जो तामीराती मटीरियल है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटीरियल इस्तेमाल होता है, जिसमें सरिया है, बजरी है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सीमेंट है, इनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी एक वजह तो कोविड बताई जाती है और मुख्तलिफ वजूहात भी हैं। और अगर हम बात करें तो तामीराती शोबे की जो लागत थी वो कुछ अर्सा पहले तक 1800 रुपये फी मुरब्बा फीट थी। 6 महीने पहले तक ये 2500 तक पहुंची और अब ये 3000 तक जा पहुंची है, और जो लागत है मटेरियल की उसमें 70% तक इजाफा देखने में आ रहा है। सो रीजंस क्या है? इस वक्त अर्बन टाउन प्लानर फ्रॉम एशियन डेस्क आयशा अकरम इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले भी शो में हमारी बहुत दफ़ा मेहमान बन चुकी हैं। थैंक यू सो मच आयशा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अच्छा आयशा, जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन मटीरियल की बात करें, एक आम आदमी तो शायद अब ख्वाब में ही सोच सकता है कि वो अपना घर बनाए। इसकी एक तो रीज़न ये है कि जब कोविड आया उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों की जो कीमतें थी उनमें इजाफा देखने में आया, जिस तरह से स्टील था, कोल था, इनकी वजह से फिर हमने रिजल्ट जो था बाकी मुख्तलिफ चीज़ों में भी देखा। आपके अलावा, कोविड के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मटीरियल बहुत महंगा हो चुका है। देखें, मैं सबसे पहले रूम आपको बताती चलूँ कि मटेरियल कॉस्ट आपकी महंगा या सस्ता होना जो है वो मौशियत पर डिपेंड कर रही होती है। अगर हमारी मनी डिवैल्यूएट हो रही है तो हमारे लिए हर चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है, और पैसे हम कमा नहीं रहे हैं, कोविड की वजह से लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे मसाइल हुए, तो मतलब अगर देखा जाए तो इट्स वाइस वर्सा कि अगर कोविड की वजह से जॉब्स गई, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो वो घर कैसे बनाएंगे? पहले एक घर को बनाने के लिए जो उनको कॉस्ट आती थी अब वो 50% डबल हो चुकी है। लाइक अगर एक घर 40 लाख रुपए में 5 मरले का घर एक गरीब आदमी बना लेता था अपनी रिटायरमेंट के बाद, अब वो 70 लाख पे चला गया, ठीक है। तो अब वो लैंड ले, घर बनाए या क्या करे वो उसको, ठीक है। तो ये सारी वजूहात लाइक पैरेलल हैं। अगर किसी के पास जॉब हो तो शायद पॉसिबल है कि वो ये काम कर सके, लेकिन वेजेस उतनी है, ठीक है। डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, तो ये सारी मौशी हालात हैं हमारे जो हमें अमीर या गरीब बना रहे होते हैं, अफोर्डेबिलिटी की तरफ लेकर आते हैं। महंगाई ये नहीं होता, चीजें कभी सस्ती नहीं होती, चीजें हमेशा ऊपर की तरफ ही कीमतें जाती हैं। इसमें कोई इम्कानात है जैसे प्रॉपर्टी की कीमत अप डाउन होती रहती है, तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी अप डाउन होता रहे, शायद कोई वक्त ऐसा है मटेरियल में कमी आ जाएगी। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। अगर आप पुराना लाइक 30 इयर्स बैक, 40-50 इयर्स बैक भी चले जाएं, ठीक है, तब भी लोगों के यही मसाइल थे। अभी अक्सर आपने मीम्स देखी होंगी कि 72 साल पहले भी हमारे चीनी के मसले थे, ठीक है, चीनी महंगी है, तो अभी ये चीज़ें कॉस्ट कम नहीं हो सकती। हमें अपनी जो मनी है उसको वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है, जो हमेशा डिवैल्यू हो रही होती है। हर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अगर हम लोग बात कर लें UAE की, ठीक है, वहाँ पर एक रेट होता है इंक्रीज़ का कि भाई हमारी जो दिरहम है, ठीक है, वो इतने पैसों से कम नहीं होगा, लाइक 3.65 उनका जो परसेंटेज है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान शायद दुनिया की हम कंपैरिजन करते हैं जब वैसे आपने जिस तरह जिक्र किया ना कि माजत तामीराती जो शोबा है उसमें हमने देखा कि एक इनकलाब बर्पा हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, मुख्तलिफ सोसाइटियां आई। अब जो चीज हम देखने की दोबारा ये जो सरिया, सीमेंट, रेत, ये चीजें महंगी हो रही है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब प्रोडक्ट ज्यादा बिकना शुरू हो जाता है तो वहां पे चीजें भी महंगी कर देनी हो जाती हैं, कर लेते हैं लोग। तो ये तो नहीं है ना कि कंस्ट्रक्शन के लोग ये चीजें महंगी कर रहे हैं। नहीं हरमीत, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिमांड जब हो जाती है तो चीज़ों की कीमत कम हो जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन सप्लाई अगर हमारे मुल्क से ही नहीं आ रही, हम कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पहले सरिया यहाँ से बनता था, यहाँ पे पाइप प्लम्बिंग के बनते थे, लेकिन अब हर चीज़ हमें चाइना प्रोवाइड करे। हमारे पास इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, हमें कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ी है। हम अपनी लेबर को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे लोगों के पास पैसा ख़त्म हो रहा है, हम बाहर लोगों को पैसा पहुँचा रहे हैं, अपना पैसा बाहर भी भेज रहे हैं और हमारे लोग भी खुश नहीं है। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में इस तरह के प्लांट्स लगाएं। सरिया जैसे पहले पाकिस्तान का इस्तेमाल होता था, हमें अभी भी वही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब अगलों को हम इलेक्ट्रिसिटी सही रेट पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, 24 घंटों में से हम उनको बता देंगे जी आपको 8 घंटे हम बिजली प्रोवाइड करेंगे, तो वो कैसे हमें एक कॉस्ट प्रॉपर दे सकते हैं? तो गवर्नमेंट को कुछ इकदाम खुद करने पड़ेंगे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, जो पूरी दुनिया में होता आ रहा है। ये हमेशा वो जो था हमेशा हमारे जब हुक्मरान है वो कंपैरिजन करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब एशिया में सबसे सस्ती हमारी चीज़ है, बांग्लादेश में ये है, हिंदुस्तान में ये है, श्रीलंका में ये है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर आके देखा जाए तो शायद कंपैरिजन में हम उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारे प्राइसेस बढ़ी हैं, ज़्यादा कॉस्ट। सर हमारी
हम 100% डबल प्राइस पे हैं हर चीज में इस वक्त, पेट्रोल से लेकर, ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन की चीजों की तरफ आ जाएं। लेट से 2-3 साल पहले अगर बात की जाए, सीमेंट की बोरी गरीब इंसान 470 रुपए की बाय करता था, अभी वो 640-645 रुपए में हो गई है। कॉस्ट कहाँ चली गई है? ठीक अच्छा, है, मैं 180 पे पहुंच चुकी है। बिल्कुल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये भी बात लिखी हुई थी कि बहुत से अब जो टाउन डेवलपर्स हैं जी। उनका काम ठीक से नहीं चल रहा, बिकॉज टाउन डेवलपर का तो काम ही होता है ना कंस्ट्रक्शन करवा कर देना, पूरे टाउन्स को डेवलप बिल्कुल, करना और इस बिल्कुल। तरह से। सो अब मोस्टली जो है वो प्लॉट बेचने की तरफ आ गए हैं, घर बना कर नहीं दे रहे, मतलब उनको इस चीज में प्रॉफिट है। आप खुद भी मतलब टाउन डेवलपर हैं, इसमें कितनी सदाकत है, ऐसा हो रहा है वाकई? अच्छा, टाउन प्लानर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है, बिकॉज उसके पास इन्वेस्टर्स होते हैं ठीक इन है। एनी केस, ठीक है, उसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारे लोग उसके साथ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मसला आता है एंड यूजर का। लेट्स से एक बंदा 5 मरले का या 10 मरले का घर एक खरीदना चाह रहा है, उसे बना हुआ घर जिसकी कॉस्ट आ रही है 1 करोड़ या 80 लाख आ रही है, ठीक है, जब वो टाउन प्लानर से इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदेगा तो उसको वो सेम प्राइस पे नहीं देगा। मटेरियल भी उसका लो इस्तेमाल हो चुका होगा, या चले अगर वो A++ कैटेगरी दे रहा है तो वो उससे 50% मजीद चार्ज करेगा उस पर, ठीक है। तो अगर एक बंदा लमसम पे करता है तो उसको 50 लाख रुपए बच जाते हैं जो वो ज्यादा दे रहा है, ठीक है। अगर उसके पास इतने पैसे हों तो वो आपसे इंस्टॉलमेंट्स पे ही क्यों ले? लेकिन लोगों की इस वक्त मजबूरी बन चुका है, घर जो है वो आपकी बेसिक नीड्स में आता है, ठीक है, तो लोगों को बाय करना पड़ता है, बेशक उसमें मटेरियल क्या इस्तेमाल हो रहा है, उस वक्त उनको छत चाहिए होती है। इस वक्त अगर देखा जाए, वाकई आपकी बात सही है, सर। मतलब जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता है आम तौर पे, जी। जो बने बनाए घर जी। है वो उस क्वालिटी का नहीं होता बिल्कुल जिस ऐसा। क्वालिटी का आदमी खुद बना रहा होता है बिल्कुल अपना ऐसा, घर। बिल्कुल उसके ऐसा। बावजूद जैसे आप कह रही हैं कि वो मजबूर है आदमी जी। खरीदने के लिए, उसके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे उसको जी। मिल रहा है। तो जो बहुत आला कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जी। एक जैसे आपने कहा वो बहुत महंगे होंगे, जाहिर बिल्कुल है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा, बिकॉज टाइल्स का फर्क होता है, लोकल टाइल डिफरेंट रेट पे आपको मिल रही है, स्पेनिश आपको अंडरग्राउंड different- पाइप जो इस्तेमाल प्लम्बिंग के रेट्स होते प्लम्बिंग हैं, के रेट अलग बिल्कुल। है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल तारों के। बिल्कुल, और इनके स्क्वायर फीट्स में रेट्स होते हैं। लेट से अगर आप प्लम्बिंग का काम भी करवा रहे हैं तो उसमें आपका एक पर स्क्वायर फीट रेट होता है आपके एरिया के मुताबिक, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कर जाता है जब आप खुद से अपनी चीजें बनवा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जब आप अपना घर बनवा रहे होंगे आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं C क्लास मटेरियल लगवा लूं, आपको पता है आपने एक दफा घर बनाना है। लेकिन जब मेरी मजबूरी है कि मेरे पास ना तो टाइम है, मैंने जॉब भी करनी है, ठीक है, मेरे पास पैसे भी महदूद हैं क्योंकि मैं सिर्फ 20% डाउन पेमेंट कर सकती हूँ, ठीक है, या 50% देने के बाद मैं आपसे पोजेशन ले लूं कि चले मेरी फैमिली रेंट पे ना रहे, आप अपने घर में रहना शुरू कर दे। तो जो सैलरी मेरे पास आ रही है या मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो तो सीधी आगे उसी बंदे को जा रही है जिसने इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाया हुआ है और उसके पास एक प्रॉफिट का मार्जिन भी आ रहा है। ठीक तो है। जो एंड यूजर है वो कहाँ स्टैंड करे? वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है तो जी। जी हरमीत से लेना हरमीत से चलें। सवाल कर लें। जी हरमीत, अच्छा, ऐसे में फिर अब बात हो रही कंस्ट्रक्शन के हवाले से, हमने देखे कि वज़ीर इमरान खान साहब ने इसी चीज को ज्यादा तरजीह दी है। जी। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि जो घरों की बात खान साहब ये भी कह रहे हैं कि आवाम को घर मिलने चाहिए और उसके लिए उन्होंने एक मंसूबा भी तैयार कर रखा है। तो ऐसे में जब चीजें होशरुबा या कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या कंस्ट्रक्शन के हवाले से कैसा रिलीफ होना चाहिए ताकि आवाम का जो ये ख्वाब है ये पूरा हो सके, एक आम आदमी का घर? इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छी स्कीम पाकिस्तान की में स्टार्ट की घरों के हवाले से, जिनमें लोगों को कर्ज प्रोवाइड किए गए, ठीक है, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी ऐसा बंदा है जिसको वो कर्ज मिला होगा। एक तो उसका प्रोसीजर बहुत लॉन्ग है, बैंक को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। बैंक को अगर एक रेशो नहीं मिल रहा, बैंक कर्जा क्यों देगी किसी को? बैंक उसको पास ही नहीं करती, उस लोन को पास नहीं करती। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों को मिले भी हैं वैसे, लेकिन बहुत बहुत कम है। एक बंदा जो अप्रोच रखता है उसको तो मिल जाता है जिसको जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिस बंदे को नहीं, जरूरत मैं है। वैसे नॉर्मल बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। चलो आगे आगे आगे, ठीक है, हम ओके। मतलब जो रियलिटी है वही बता रहा हूं। ओके, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर फिर भी अगर आप ये चीज देखें कि एक बंदे को इजी एक्सेस होना चाहिए ना। अगर लोन हुकूमत प्रोवाइड कर रही है तो उसका एक एक्सेस होना चाहिए और उसका बड़ा सिंपल फार्मूला होना चाहिए, ना कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें इन्वॉल्व कर दें जो उस बंदे को उस चीज से ही दूर कर दें। मुझे अगर लोन चाहिए, मैं 6 महीने के लिए इंतजार करूंगी, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड मतलब उन्होंने अप्लाई किया, बहुत सारी चीजें दी, आपका 5 साल किसी एक नौकरी में मतलब होना बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान में तो भाई जॉब का पता नहीं, आपको 2 साल आपने किसी के साथ काम करना है या नहीं, 2 महीने करना है या नहीं, बिकॉज इतना फ्लक्चुएट कर रही होती हैं चीजें। तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ना हरमीत। तो हुकूमत पाकिस्तान को देखना चाहिए कि आपके जो सिटीजन है उसका बैकग्राउंड कितना क्लीन है,
वो किसी इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं है कि अगर हम इसको पैसा दे देते हैं तो ये हमारा पैसा किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। आप ये चीज़ों की श्योरिटी लें, ना कि इस चीज़ की कि 5 साल से आप इस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट में इतना पैसा है, आपके हर महीने अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, फिर इतनी % हम डिडक्ट करेंगे। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है या 50,000 रुपये है तो हम 20,000 रुपये डिडक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट्स चलती अच्छा रहेंगी। ठीक है, हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसके इश्यूज पर तो बात कर ली। बीइंग द टाउन डेवलपर, मतलब आप इसमें एक्सपर्ट भी हैं। एक बंदा जिसकी सैलरी है 50,000, 60,000, 80,000 मैक्सिमम कर लें, तो ये बताएं कि ऐसा जो बंदा है वो घर बना सकता है, और अगर बनाना है तो फिर उसको किस तरह से अपनी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, कितना बजट इसके लिए एलोकेट करना पड़ेगा? रोमा, इस पैकेज में ना, इस बजट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के दौर में बनाना मुश्किल है। हाँ, ठीक है, और हमारे मोस्टली जो लोग हैं वो इसी इनकम में फॉल करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन कुछ Majority। सोसाइटीज पंजाब में ऐसी हैं अभी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। हमारे बड़े कहते हैं पैसे को पैसा खींचता है, ठीक है, तो ये बात सच है। अगर आप घर नहीं बना सकते, आपके पास एक इनकम है, ठीक है, आप उसको किसी प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। प्लॉट की प्राइस जैसे इंक्रीज हो, आपको 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। आप उस प्राइस में से पैसे निकालें, उस प्लॉट में से पैसे निकालें, कहीं और इन्वेस्ट करें। आपको 2 से 3 दफा ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है जस्ट टू गेट अ गुड अमाउंट, ठीक है, ताकि आपके पास एक अच्छा पैसा आ जाए। और मैं एक सजेशन दूंगी अपने व्यूअर्स को, जो जिन्हें लगता है कि छोटी जगहों पे इन्वेस्ट करने से पैसा आ जाता है या उनकी चीज बन जाती है। ऐसा नहीं होता। ट्राई किया करें कि थोड़ी बड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर लें, बिकॉज जब आप बड़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो रिटर्न आपको थोड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो जब रिटर्न जल्दी आता है तो आपके पास इनकम आ जाती है, और जब इनकम आती है तो आपके पास आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो पैसा जाता जो है वो ट्रस्टवर्दी लोगों के पास Exactly। आशा ने वैसे बड़ी अच्छी बात की है। मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे, मैंने खुद इसी तरह किया, 2-3 दफा प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया। जब उसके बाद प्लॉट की कीमत इतनी हो गई तो फिर बेच के सारे और एक जगह पे घर लेके मतलब उसको कर लिया। वहाँ पे ये है कि जब आपके पास हाथ में पैसे होते हैं तो आपको बैंक लोन भी दे देता है, आपकी प्रॉपर्टी है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये मेरे ख्याल में यही तरीकेकार होना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके अलावा एक चीज और ऐड ऑन करूंगी, अब घरों का ख्वाब तो एक ख्वाब भी मुझे लगता है, लेकिन इसकी ताबीर अभी आपने देखा होगा कि अपार्टमेंट सिस्टम आ चुका है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है, तो लोग अपार्टमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, उसकी डाउन पेमेंट्स कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट आपके पास पेमेंट प्लान्स आ जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए एक आसानी ये है कि अगर वो ऑफ प्लान में जाते हैं तो वो 3 साल के 4 साल के टेन्योर में अपने पैसे पूरे करें। अब पेमेंट प्लान H&S जो पेमेंट प्लान दे रहा है वो इन्हीं लोगों के लिए दे रहा है 50-50 के, लाइक आप 10% से बुकिंग करें, 40% आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दें, और वो बड़ी छोटे छोटे चंक्स होते हैं, 50% आप हैंड ओवर पे दे दें, ठीक है। रीजंस भी बता दिए और सॉल्यूशंस भी आयशा ने बता दिए, और सजेशंस जो आई हैं आयशा की तरफ से बड़ी अच्छी हैं। मतलब कोई भी अगर हमें देख रहा हो, हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो वो इन सजेशंस पर इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, फायदा आपको लाजमी हो सकता है। थैंक यू सो मच आयशा, हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा बोला, बड़े अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया। इजाज़त ले लें सर? इजाज़त। ठीक हो गया। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।